नमस्कार, मैं हूं मोहित त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यूपी सिटी लाइव। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों का, तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। सीएम योगी और बीजेपी अध्यक्ष की यह मुलाकात यूपी बीजेपी अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों के नाम की सुगबुगाहट के बीच हुई है। दिल्ली में हुई यह बैठक करीब 1 घंटे तक चली। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक में उत्तर प्रदेश संगठन में चुनाव और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई। बता दें कि भले ही यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में अभी समय हो, लेकिन बीजेपी ने अपना मिशन 2027 मोड अभी से एक्टिव कर दिया है। यही कारण है कि यूपी में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता बेसब्री से जिला अध्यक्षों की लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं की निगाह यूपी इकाई के नए अध्यक्ष पर भी है। इस समय यूपी बीजेपी की कमान भूपेंद्र चौधरी के हाथों में है और उन्हें यह जिम्मेदारी साल 2022 में दी गई थी। अब यूपी में बीजेपी को नए अध्यक्ष की तलाश है। इस रेस में यूपी के कई बड़े नेताओं का नाम शामिल है। हालांकि अभी किसी के नाम पर मुहर नहीं लगी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने 2027 के चुनाव की तैयारियां अभी से तेज कर दी हैं। इसके लिए वह कई अहम घोषणाएं भी कर रहे हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 2027 में हम प्रदेश में पीडीए की सरकार बनाएंगे। सरकार बनाने पर स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लाएंगे और हर बालिका, युवती और नारी को सबल बनाएंगे। इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। महिलाओं और युवतियों को मोबाइल फोन तो प्रतिभावान छात्राओं को लैपटॉप दिया जाएगा। इसके अलावा पीडीए पाठशाला चलाकर हुनरमंदों को रोजगार देने का काम किया जाएगा। शनिवार को जारी अपने बयान में अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी सरकारों ने हमेशा से महिला सशक्तिकरण के लिए कई विशेष काम किए हैं। हमारी सरकारों में बेटियों को मुफ्त शिक्षा दी गई तो छात्राओं को साइकिल, लैपटॉप और कन्याधन देकर सशक्त किया गया। वहीं महिलाओं को सबल बनाने के लिए समाजवादी पेंशन योजना चलाई गई। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा महिलाओं को हर स्तर पर आगे बढ़ाने का काम किया है, लेकिन भाजपा के सरकार में आने के बाद सारी योजनाओं को रोक दिया गया। बीएचयू की छात्रा के साथ हुई हैवानियत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आज भाजपा सरकार महिलाओं की सुरक्षा तक कर पाने में नाकाम है। खुद भाजपा के नेता महिलाओं के साथ हैवानियत की घटनाओं में शामिल हो रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। संभल में सीईओ अनुज चौधरी के बयान और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली मिलन समारोह को लेकर प्रदेश में सियासी घमासान जारी है। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने हैं और बयानबाजी का दौर जारी है। बता दें कि संभल में शांति समिति की बैठक के दौरान सीईओ अनुज चौधरी ने कहा था कि होली के दिन केवल वही लोग बाहर निकलें जिन्हें रंग से आपत्ति न हो, क्योंकि होली साल में एक बार आती है जबकि जुमे साल में 52 बार आते हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस बयान पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि अधिकारियों को होली और ईद में एक रूपता देखनी चाहिए, लेकिन अगर वे नकारात्मक सोच रखते हैं तो भाजपा सरकार में सौहार्द कैसे बच पाएगा। वहीं सपा महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने इस पर और कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि जब सपा सरकार आएगी तो ऐसे अधिकारियों को जेल भेजा जाएगा। अब इस बयान पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव ईद मिलन करें और हम होली मिलन करेंगे। उन्होंने कहा कि 2027 तो छोड़िए, 2047 तक सपा की सरकार आने का कोई मौका नहीं है। वहीं माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने सीईओ अनुज चौधरी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि सीईओ ने क्या गलत कहा। होली साल में एक बार आती है, सभी मिलजुल कर प्रेम के रंग में रंग जाएं। जुमे की नमाज शांतिपूर्ण होती है तो होली भी शांतिपूर्ण होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पहली बार हिंदू छात्र एक जगह पर होली मनाएंगे। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने नॉन रेजिडेंट स्टूडेंट सेंटर हॉल को होली खेलने के लिए स्वीकृत कर दिया है। छात्र यहां 13 और 14 मार्च को होली खेल सकेंगे। यह हॉल मुख्य परिसर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है। वैसे एएमयू में होली खेलने पर कभी रोक नहीं रही है। बता दें कि इसके पहले छात्र हॉस्टल और विभागों में होली खेलते आए हैं, लेकिन इस बार हिंदू छात्रों ने एनआरएससी हॉल में 9 मार्च को होली मिलन समारोह की अनुमति मांगी थी। इसे नई परंपरा मानते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने
अनुमति देने से इनकार कर दिया था, लेकिन भाजपा सांसद सतीश गौतम और अखिल भारतीय करणी सेना के सामने आने पर मामला गर्मा गया। इसके बाद एएमयू प्रशासन ने अब अनुमति दे दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी एटीएस को एक और बड़ी सफलता मिली है। यूपी एटीएस ने 18 साल से फरार चल रहे हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी उल्फत हुसैन को कश्मीर के पुंछ जिले से गिरफ्तार कर लिया है। 2008 से फरार यह आतंकी लगातार पुलिस और एटीएस की गिरफ्त से बाहर था। गिरफ्तारी के बाद उसे मुरादाबाद जेल भेज दिया गया है। एटीएस ने बताया कि उल्फत मूल रूप से कश्मीर के पुंछ जिले का रहने वाला है। वह लगातार राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है। मुरादाबाद से वह 2007 में फरार हो गया था। वहीं एसएसपी एटीएस देवेश कुमार पांडे ने बताया कि हमें सूचना मिल रही थी कि उल्फत हुसैन आतंकी गतिविधियों में शामिल है। इसके बाद से ही सहारनपुर की एटीएस यूनिट उसे ट्रेस कर रही थी। उसकी लोकेशन जम्मू कश्मीर के पुंछ में मिली। वहां एटीएस की टीम पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि उल्फत आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का सदस्य रह चुका है। 1999 से 2000 के बीच उसने पीओके में आतंक की ट्रेनिंग ली थी। इसके बाद वह मुरादाबाद आया। वह किसी बड़े आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन 9 जुलाई 2001 को मुरादाबाद पुलिस ने उसे धर दबोचा। हालांकि इस मामले में उसे 2007 में जमानत मिल गई और वह फरार हो गया। तब से यूपी पुलिस और एटीएस इसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उल्फत लगातार बचता रहा। एटीएस प्रवक्ता के मुताबिक उल्फत पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। मुरादाबाद पुलिस और एटीएस ने 5 मार्च को इसके खिलाफ अस्थायी वारंट जारी करवाया था और अब इसे पकड़ लिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में अब भवन निर्माण से जुड़े नियमों में बदलाव होने वाला है। सरकार उत्तर प्रदेश भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में संशोधन करने जा रही है, जिससे लोगों को अपने घरों और व्यावसायिक इमारतों के निर्माण में आसानी होगी। जानकारी के मुताबिक पुराने क्षेत्रों में नक्शा पास करने में आने वाली बाधाएं जहां दूर की जाएंगी, वहीं नए शहरी क्षेत्रों में नए मास्टर प्लान के आधार पर नए नियम लागू किए जाएंगे। पुराने और जर्जर भवनों को तोड़कर बनाने के लिए भी लोगों को राहत देने की तैयारी है। इसके लिए उत्तर प्रदेश भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में संशोधन किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों मुख्यमंत्री के समक्ष संशोधन ड्राफ्ट पेश किया गया था, जिसमें शहर के पुराने क्षेत्रों में कम जमीन पर अधिक ऊंचाई तक निर्माण की सुविधा देने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही जरूरत के आधार पर आवासीय भूमि पर मिश्रित निर्माण की अनुमति देने, भूमिगत पार्किंग को अनिवार्यता खत्म करने और पहले दूसरे मंजिल पर पार्किंग बनाने, सेटबैक की सीमा कम करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही नक्शा पास कराने में आने वाली छोटी मोटी बाधाओं को दूर करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। बैठक में चर्चा के बाद इसे अंतिम रूप देकर सीएम योगी के पास एक बार फिर से पेश किया जाएगा और फिर कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराते हुए इसे लागू किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आउटसोर्स और संविदा कर्मियों के न्यूनतम वेतनमान में इजाफा करने के बाद योगी सरकार जल्द ही शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के वेतनमान में बढ़ोतरी करने जा रही है। इसके लिए उच्च स्तर पर सहमति बनने के बाद प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसे मंजूरी के बाद कैबिनेट में भेजा जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार योगी सरकार शिक्षा मित्रों का मानदेय 25,000 रुपए प्रतिमाह और अनुदेशकों को न्यूनतम 22,000 रुपए प्रतिमाह का मानदेय देने के फैसले पर मुहर लगा सकती है। बता दें कि दोनों संवर्ग के शिक्षा कर्मियों को 3 वर्षों पर वेतन वृद्धि की सुविधा पर सरकार सहमति दे चुकी है। कैबिनेट की मुहर लगते ही इन कर्मियों के वेतन में न सिर्फ बढ़ोतरी होगी, बल्कि 3 साल पर वेतन वृद्धि का भी लाभ मिलेगा। बता दें कि वर्तमान में शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपए और अनुदेशकों को 9,000 रुपए का मानदेय दिया जा रहा है। अब बढ़कर 25,000 और 22,000 होने की उम्मीद है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी पर अब सख्ती होने वाली है। गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहे पावर कॉर्पोरेशन ने बिजली चोरी रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब हॉट स्पॉट क्षेत्रों की पहचान कर विजिलेंस और बिजली विभाग की टीमें सख्त कार्रवाई करेंगी। पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बिजली चोरी के लिए कुख्यात क्षेत्रों की पहचान कर छापेमारी की जाए। जहां चोरी पकड़ी जाए वहां तुरंत कनेक्शन काट दिए जाएं। खासकर उन जिलों में बिजली चोरी ज्यादा हो रही है, वहां विशेष अभियान चलाने की योजना बनाई गई है। साथ ही यह भी निर्देश दिए हैं कि बिजली की चोरी रोकने के साथ कनेक्शन व लोड बढ़ाएं और बिजली बिल जमा कराएं, ताकि गर्मियों में बिजली की बेहतर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
शक्ति भवन में शुक्रवार को डिस्कॉम के सभी प्रबंध निदेशकों और निदेशकों के साथ समीक्षा बैठक में कॉरपोरेशन अध्यक्ष ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए हर हाल में बिजली चोरी रोकने की कोशिश की हिदायत दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। योगी सरकार की सख्ती के बाद अंसल बिल्डर पर शिकंजा कसता जा रहा है। 24 घंटे के भीतर अंसल पर सुशांत गोल्ड सिटी थाने में 4 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। चारों केस लाखों रुपए की धोखाधड़ी के हैं। आरोपियों में अंसल के पूर्व चेयरमैन सुशील अंसल, वाइस चेयरमैन प्रणव अंसल और उनके कर्मचारी शामिल हैं। माना जा रहा है कि अभी और पीड़ित सामने आएंगे और मुकदमों की संख्या बढ़ सकती है। तेलीबाग निवासी सेवानिवृत्त कैप्टन कन्हैया लाल के मुताबिक उन्होंने 2012 में अंसल से प्रॉपर्टी बुक कराई थी। इसके लिए उन्होंने मोटी रकम भी अदा की थी। सालों बीत जाने के बाद भी आरोपियों ने ना तो प्लॉट दिया और ना ही रकम वापस की। पीड़ित का कहना है कि बिल्डर ने धोखाधड़ी की है, लोगों की गाड़ी कमाई को कहीं और इस्तेमाल कर चुका है। उन्होंने आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने एक वीडियो बनाकर सीएम योगी को बम से उड़ा देने की धमकी दी थी, जो वायरल हो गया। वीडियो पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से एक कासगंज जिले का और दूसरा हरियाणा के मेवात का रहने वाला है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की टॉप 10 बड़ी खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और यूपी सिटी लाइव को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिले। कमेंट में हमें बताएं कि आज की कौन सी खबर आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी। फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।